नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी पॉलिटी की सीरीज़ में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, बहुत ही संवैधानिक तौर पे बात करें तो बहुत ही ज़रूरी पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। ठीक है। और जानना भी ज़रूरी है भाई, क्योंकि संवैधानिक पद तो है, लेकिन हम किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स की। और एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको बता दूँ, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं। और हम इन सबको बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, ताकि हमारे इसमें कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो वो छूट ना पाए। तो आपके सामने जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये है भारत के आज तक जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उन सब की लिस्ट है, उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कि मतलब सबसे पहले राष्ट्रपति जो थे हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, और आज की डेट में जो है वो है रामनाथ कोविंद साहब। ठीक है। तो आप पूरी लिस्ट को देख सकते हैं। तो आपको अगर किसी को नोट्स बनाना हो तो अच्छे से वो अपने इस लिस्ट को जो है वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझना है तो। अब बात करते हैं कि भाई राष्ट्रपति पद का जिक्र कहाँ है। तो राष्ट्रपति पद का जो जिक्र है हमारे संविधान में है, और आर्टिकल्स मैंने आपको पहले ही यहाँ में मेंशन कर रखे हैं, वो हैं 52 से 62। तो भाई साहब, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ये आर्टिकल्स हमें ये बताते हैं कि भारत में कोई राष्ट्रपति होगा, उसके बाद उनको चुनने की प्रक्रिया क्या होगी, और अगर किसी को अपने आप को किसी को भी राष्ट्रपति पद के लिए जो उनके इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, उनके लिए खड़ा होना है तो उनको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होंगी। देखिए, हम जब भी किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं ना कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट वो क्या मांग रहा है, कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपको इतना तजुर्बा होना चाहिए। वैसे ही कुछ रिक्वायरमेंट भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए भी होती है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ एग्जाम के हिसाब से आपसे सवाल में कई बार पिछले सवालों में पूछा गया, हो सकता है आगे भी पूछा जाए, कि भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। मतलब भारत के हेड कौन माना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को माना जाता है। इसके अलावा पहले नागरिक का दर्जा भी भारत के राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी हमने कई बार सुना फर्स्ट लेडी कहा जाता है। प्रेसिडेंट की जो वाइफ होती है उन्हें फर्स्ट लेडी कहा जाता है। इसी को क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं और उनकी वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है। ठीक है। और इनका जिक्र कहाँ है? 52 से 62 के बीच में। इन आर्टिकल्स में उनके इलेक्शंस की प्रक्रिया बताई गई है, उनकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या फंक्शंस हैं। इवन अगर किसी ऐसी सिचुएशन हो जाए जहाँ पे राष्ट्रपति ने कोई संवैधानिक गलती कर दी है तो उनको हटाने का तरीका क्या है वो भी बताया गया है। इसी बीच में आर्टिकल 61 है उसका। ठीक है। और फॉर्मल हेड हैं हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के फॉर्मल हेड हैं, उनके कमांडर इन चीफ हैं। ठीक है। तो आप इस जो है पिक्चराइजेशन को देख कर समझ सकते हैं कि भाई हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो भारत को रूल तो नहीं करते, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं। रूल कौन करता है? रूल करते हैं पीएम साहब विद अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है। अब ये चीज़ ज़रूरी समझनी है कि भाई भारत के हेड तो हैं, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड नहीं है प्रेसिडेंट साहब। तो भाई एग्जीक्यूटिव क्या है? तो इसके बारे में अपनी पिछली वीडियोज़ में कई बार बात की। हमने हिस्ट्री के जब हमने वीडियोज़ बनाई थी वहाँ भी मैंने आपसे इस बारे में बात की थी। आइए थोड़ा सा आपको समझ लेते हैं। देखिए, जब यूनियन गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, तो यूनियन गवर्नमेंट के दो अंग होते हैं। एक होता है आपका लेजिस्लेचर, ये होता है आपका विधायिका। दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। नाम में ही दिख रहा है, काम क्या? एग्जीक्यूट करना, काम करना। ये है आपका कार्यपालिका। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। तो लेजिस्लेचर क्या करेगी? इनके यहाँ पे कोई बिल इंट्रोड्यूस होगा, और अगर वो उस पर दोनों सदन, हाउसेज है ना, सदन, दोनों सदन कौन से हैं? अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंटर की, तो राज्यसभा और लोकसभा, दोनों सदन इस बिल के ऊपर अपना डिस्कशन करेंगे। जो पक्ष वाले हैं वो इसके बिल के फ़ायदे बताएंगे, जिन्होंने जो इस विधेयक को लेकर आए हैं सदन में पास कराने के लिए। जो विपक्ष वाले हैं वो क्या कहेंगे? वो उसमें खामियां बताएंगे या कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट बताएंगे। और जब वो यहाँ से पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास जाता है उनके हस्ताक्षर के लिए, और जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं वो बिल क्या बन जाता है? एक एक्ट बन जाता है। ये प्रोसेस हमें पता है। लेकिन जब वो एक्ट बन गया तो अब इस एक्ट को कौन इसकी निगरानी देखेगा कि भाई ये एक्ट जो है अच्छे से जो है लागू हो रहा है या नहीं हो रहा? तो इसका काम किसके पास आता है? एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका का काम ही यही है कि जो भी विधेयक लेजिस्लेचर ने पास किए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन को देखे, और ये देखे कि क्या हमने जो पास किया था वो सही था, उसका फ़ायदा हो रहा है, या उसमें कुछ खामियां हैं। अगर कुछ खामियां हैं तो फिर से वो क्या करेंगे? वो फिर से इन्हीं दोनों सदनों में उसमें कुछ चेंजेस को जो है प्रपोज करेंगे, और अगर वो यहाँ से पास हो जाएगा तो वो वापस वो अमेंडमेंट की तरह उस बिल में चला जाएगा। ठीक है।
अब एग्जीक्यूटिव की बात करें, कार्यपालिका की बात करें, तो इसके 5 अंग हैं। 5 अंग हैं क्योंकि देखिए प्रेसिडेंट साहब हैं, बिल पे साइन कौन कर रहा है आखिरी में? प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा के जो है चेयरमैन होते हैं, डिफेक्टो चेयरमैन है भाई। राज्यसभा में आप देखेंगे, लोकसभा में स्पीकर होते हैं। स्पीकर का हम आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। वैसे आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, स्पीकर का काम होता है कि सदन की जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर नियंत्रण रखना और ये देखना कि वो जो है बिना किसी रोकथाम के कार्रवाई चलती रहे। उसी तरीके से राज्यसभा में भी जो है चेयरमैन होते हैं, और चेयरमैन डिफेक्टो कौन होता है? भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। इसके अलावा कार्यपालिका की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, और उनकी सहायता करने के लिए उनका मंत्रिमंडल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके साथ एक पोस्ट और होती है, वो होती है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो पद है, इस पे वो शख्स कायम होता है जो भारत की गवर्नमेंट के तरफ से जितने भी कोर्ट में केसेस होते हैं ना, वो भारत की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई भारत के एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका के कितने अंग हैं, तो आप बोलेंगे 5 अंग हैं। 5 अंग आपके सामने हैं। लेजिस्लेचर मैंने आपको बता दिया कि दोनों सदन जो होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, क्योंकि ये लोग भी एमपी हैं और ये लोग भी सदन में बैठ के बिल के ऊपर डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब बिल पास हो जाता है तो सडनली ये लोग क्या बन जाते हैं? एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। ठीक है, और लेजिस्लेचर को पास करने का जो प्रोसीजर होता है वो आपके सामने ही है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए हमें जो समझना था वो हमने समझ लिया है। अब बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 52 का कहता है कि भाई भारत के एक प्रेसिडेंट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, अच्छी बात है, तो हमें ये पता लग गया। इसके बाद आर्टिकल 53 बात करता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, मतलब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होती हैं उसके बारे में बात करता है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में, जहाँ हम प्रेसिडेंट की पावर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं तब भी आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। देखिए प्रेसिडेंट की जो पावर है ना, वो उनके उनके कंट्रोल में नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी नहीं है। उनको किसकी सुननी पड़ेगी? प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब जो बात उनको कहेंगे, उनको उनकी बात को सुनना पड़ेगा। हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है। तो अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा कि जो बातें प्रेसिडेंट साहब कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस पर उनको एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं, और वो चीज़ें उनको माननी पड़ती हैं। बहुत कम पावर्स है प्रेसिडेंट के पास जो उनके अपने पावर में है, और उस पर उन जो है पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है एडवाइस नहीं ली जाती। लेकिन ज़्यादातर में तो पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेनी ही पड़ती है, माननी पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की। बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल है। क्या ये बात करता है कि भाई प्रेसिडेंट, जिस जिस भी आदमी को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना है, भारत के राष्ट्रपति की जो है संवैधानिक पद है उसके लिए अगर आपको खड़ा होना है, तो ये बताएंगे कि भाई आप खड़े तो हो रहे हो इलेक्शन में, लेकिन आपको चूज़ कौन करेगा? आपको आपको चयन कौन करेगा? तो उसमें समझने के लिए आप इस चीज़ को समझिए। देखिए चयन के लिए क्या होता है, एक तो हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। और अगर हमारी जो स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसमें भी ज़्यादा, कईयों में 2 सदन होते हैं, कईयों में 1 सदन ही होता है। इनके बारे में अभी डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, इसके बारे में हम अलग जब स्टेट्स की बात करेंगे तब करेंगे। मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली तो हर जगह होती है। तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे होते हैं वहाँ के सीएम और वहाँ के उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चूज़ किए जाते हैं। कोई पार्टी जीती है, कोई पार्टी हारती है, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं जहाँ आप लोग वोट करते हो। और काउंसिल के इलेक्शंस का तरीका अलग है, वो हम उसकी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि अगर पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, और स्टेट लेवल पे ज़्यादातर में लोग सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ में काउंसिल भी है। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि लोकसभा में जितने भी लोग इलेक्टेड होते हैं वो लोग हकदार होते हैं वोट करने के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, क्योंकि देखिए लोकसभा में जो जितनी भी 545 सीटें हैं उसमें से अभी तक 2019 तक की बात बता रहा हूँ, 2 सीटें जो हैं एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व थी। जब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता था कि एंग्लो इंडियंस जो कि विदेशी मूल के थे, ब्रिटिश मूल के थे, भारत में रह गए, उनका रिप्रेजेंटेशन भारत में कम, मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन जो है संसद में कम मिल रहा है, तो 2 एंग्लो इंडियंस को वो नॉमिनेट करते थे। अब याद रखिएगा, ये लोग नॉमिनेटेड मेंबर्स इलेक्शन चुनाव लड़कर नहीं आए हैं, ये प्रेसिडेंट की जो है अपनी मर्ज़ी से सिर्फ नॉमिनेट किए गए हैं कि भैया आप लोग भी मेंबर बन जाइए। ठीक है, प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन कम है। ये लोग नामांकित हैं, नॉमिनेटेड हैं। ठीक है, ये लोग चयन, इनका चयन नहीं हुआ है। इसी तरीके से आप राज्यसभा में देखेंगे तो प्रेसिडेंट राज्यसभा में भी अलग अलग क्षेत्र के जो है जैसे मान लीजिए आर्ट्स हो गया या स्पोर्ट्स हो गया, उन जिस तरीके आपको
आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर बने थे, तो क्या वो उनको किसी एमएलए से चूज़ किया था? नहीं, उनको प्रेसिडेंट ने ही चूज़ कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको नॉमिनेट किया गया था। तो राज्यसभा में भी 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। 245 में से 12 मेंबर ऐसे होंगे जो जिनको प्रेसिडेंट जो है क्या करेंगे, उनको नामांकित करेंगे। आज की डेट में देखें तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस जो हैं श्री रंजन गोगोई, वो भी नॉमिनेटेड मेंबर हैं। लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादातर मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड होते हैं, जिनका चयन होता है। तो ये लोग भी वोट करेंगे प्रेसिडेंट के लिए। तो इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा के, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा के। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में भी कुछ लोग चयनित होते हैं, कुछ लोग जो है उनका नामांकन होता है, नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो चयनित लोग होते हैं जिनको आप और हम चूज़ करते हैं स्टेट असेंबलीज़ में, स्टेट इलेक्शंस में, वो लोग भी वोट करते हैं। अब ये तीनों लोग जो है ना मिल के क्या बनाते हैं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या बना है? तो देखिए, ये इलेक्टोरल कॉलेज वो ग्रुप है जो मिल के प्रेसिडेंट को चूज़ करेगा। अब ठीक है, इसमें इस इलेक्टोरल कॉलेज में जितने भी व्यक्ति मौजूद हैं उन सब के पास वोट है, और उस वोट का कुछ एक समझ लीजिए कुछ वज़न होगा। वो वोट का वजन क्या होगा वो आने वाले अभी कुछ क्षणों में आपको पता लग जाएगा। लेकिन उन सबको जो है इकट्ठा करने के बाद जो डिसीजन आएगा कि भाई भारत का जो है राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो अब आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कौन कौन से जगहों के लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो आप कहेंगे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद नहीं, विधानसभा। यानी विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग वोट करते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स कभी भी वोट नहीं करते, ये हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के तो लोग वैसे भी वोट नहीं करते, तो इसको तो एकदम बड़ा सा काट मार दीजिए। इन तीनों में याद रखिएगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना ही है, वो मान के बैठा कि भाई मैं तो भारत का राष्ट्रपति बनूंगा, तो उनके पास कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। वो क्या है वो जानते हैं, और ये कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 58 में मेंशन्ड है। ये आर्टिकल्स आपको मालूम होने चाहिए। तो आर्टिकल 54 में क्या कहा गया है कि कौन कौन वोट करेगा। आर्टिकल 58 में क्या कहा गया है, भाई क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन ये है कि भाई भारत का अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सबसे पहले आप भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके अलावा आपकी जो है उम्र 35 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, और आपको वो सारी शर्तें पूरी करनी चाहिए जो कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जितनी भी शर्तें वो पढ़ेंगे लोकसभा में भी, ज़्यादातर तो सारी कवर हो ही जाती हैं यहाँ पे। बस उसमें है कि लोकसभा का मेंबर 25 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति बनता है। ठीक है, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपको सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। तो यहाँ तो 25 होता है, अब यहाँ 35 कर दो, तो इफेक्टिवली आप क्या कहेंगे, 35 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब जो ये रिक्वायरमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति भारत में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट और एनी अदर लोकल अथॉरिटी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है, अगर कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार, स्टेट की सरकार, राज्यों की सरकार या कोई और लोकल अथॉरिटी के अंदर किसी ऐसे पद पे है जहाँ से उसे सैलरी मिल रही है ना, तो वो भारत के प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप कहोगे सर लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा के एमपीज़ भी तो होते हैं जो बाद में प्रेसिडेंट बन जाते थे। प्रणब मुखर्जी साहब थे या रामनाथ कोविंद साहब थे, वो भारत के वो पहले एमपी थे। तो संविधान में ये बात कही गई है कि भाई ये जो 5 पद है ना, जहाँ पे कहने का मतलब है कि भाई ऐसे पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र जहाँ किया गया है, वो ये कहता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ठीक है, लेकिन उसमें 5 एग्जेम्पशन दिए गए हैं। तो 5 ऐसे पद हैं जहाँ पे अगर आप पहले से ही उन पदों पे कायम हैं तो भी आप भारत के प्रेसिडेंट बनने के इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। वो क्या है कि तो आप पहले से प्रेसिडेंट हो, दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हो तब भी चलेगा, या भारत के वाइस प्रेसिडेंट हो। अब देखिए इन सब में सैलरियाँ आती हैं लेकिन एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, या तो आप वाइस प्रेसिडेंट हो भारत के, या फिर आप किसी स्टेट के गवर्नर हो। ठीक है, और इज़ अ मिनिस्टर आइदर फॉर द यूनियन और स्टेट। इसका मतलब क्या है कि आपकी तो किसी यूनियन में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर हो। ठीक है, तो ये 5 संवैधानिक पद हैं ऐसे, कि संवैधानिक तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे पद हैं जहाँ पे आप, जिनमें आपको एक एग्जाम्पशन मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पास कोई भी ऐसा पद है जहाँ से गवर्नमेंट के अंडर जहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसका, प्रेसिडेंट का।
अब देखिए क्वालिफिकेशन हमने समझ ली। अब आते हैं नामांकन की बात। देखिए नामांकन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जिन लोगों को लड़ना है इलेक्शन, वो लोग जो है, अगर नामांकन के प्रोसेस को हम हार्ड नहीं करेंगे तो चलता फिरता हर कोई जो है कहेगा भाई मैं भी भारत का प्रेसिडेंट बनूंगा, मुझे भी जो है राष्ट्रपति भवन में बैठना है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, अब इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर दिया है तो बता देता हूँ कि इलेक्शन कमीशन मेंशन्ड है आर्टिकल 324 में भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स बनाए हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रूल्स 1974। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को भारत का प्रेसिडेंट बनना है तो उसको सबसे पहले तो 50 लोग उसको आकर कहें कि भैया हम इसके फेवर में हैं, कहेंगे हम इसको वोट करना चाहते हैं, हम ये हमारा जो है कैंडिडेट है। इसके बाद 50 लोग और आएँ जो पिछले 50 लोगों की बात को कहें कि हाँ भाई ठीक है हम भी इनकी बात को सपोर्ट करते हैं। टोटल मतलब 100 लोग चाहिए। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति को प्रेसिडेंट या इलेक्शन लड़ना है तो वो क्या कहेंगे कि भाई, तो इलेक्शन कमीशन का क्या, ठीक है 15,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट आप जमा कराइए किसके पास, आरबीआई के पास। ये क्यों कराया जाता है, ये इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट होंगे जो मज़े के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो पीछे हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है उनको वोट तो मिलेगा नहीं, तो उनके 15,000 रुपये डूब जाएंगे। तो इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो ये 50 इलेक्टर्स और 50 प्रपोजर्स का जो नंबर है ना, ये ज़रूर याद रखिएगा। इलेक्टर्स एंड प्रपोजर्स, ये किसने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है आर्टिकल 324 में, कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए 50 इलेक्टर्स होने चाहिए और 50 ही प्रपोजर्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्शन की। भाई इलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, तो इलेक्शन की प्रक्रिया मेंशन्ड है आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 55 में। और ओथ की बात करें कि अगर मान लीजिए इलेक्शन के बाद जो है हमने चूज़ कर लिया कि हमारे प्रेसिडेंट जो होंगे वो कोई होगा, मान लीजिए प्रेसिडेंट हमारे एक्स बनते हैं, तो एक्स को शपथ कौन दिलाएगा, तो एक्स को शपथ दिलाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, या फिर उनके द्वारा नॉमिनेटेड कोई सीनियर मोस्ट जज। और ये कहाँ मेंशन है, ये आर्टिकल 60 में मेंशन है। तो आर्टिकल्स याद रखिएगा। आर्टिकल 54 हमने देखा कि कौन कौन वोट कर सकता है। आर्टिकल 58 में हमने देखा कि भाई क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फिर हमने देखा कि भाई आर्टिकल 55 क्या करता है, इलेक्शन की प्रक्रिया को समझाता है, और जो शपथ ग्रहण होती है वो शपथ के बारे में, जो ग्रहण की प्रोसेस है उसके बारे में कौन बताता है, आर्टिकल 60 बताता है। तो अब देखिए हमारा इंटरेस्ट किस में है। अब हमारा इंटरेस्ट है कि भाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन वो होते कैसे हैं, उसमें कुछ बारीकियाँ हैं, उसको समझेंगे, बहुत तसल्ली से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सारे प्रदेशों के वो एमएलए जो कि विधानसभा में चुन के आए होते हैं, जिनको आप और हमने चुना है, उनकी उनको कुछ वो वोट करते हैं। अब हर एमएलए की वोट की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, तो ये समझिए, फॉर्मूला तो देख लीजिए पहले। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। और अब पॉपुलेशन हमें देखनी क्या है, हमें देखनी कि 1971 में कब क्या थी, उसके बाद से कभी भी डिलिमिटेशन हुआ नहीं है। अभी क्या प्रोसेस है ये हमारे इस वीडियो के लिए रेलिवेंट नहीं है, बाद में समझेंगे। अभी हमारे लिए समझना ज़रूरी है कि पॉपुलेशन जो है हम कब की मानते हैं, 1971 की मानते हैं। ठीक है, 2026 में दोबारा से चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम 71 की मानते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसके नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब जो विधानसभा है उसमें टोटल नंबर कितना है इलेक्टेड मेंबर्स का। मैं टोटल मेंबर्स नहीं कह रहा हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स जिनको आपने और हमने चुना उनका नंबर कितना है, इंटू में 1/1000। तो इसको ऐसे समझिए। देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन 1971 में उसकी ये थी। नंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज कितनी है वहाँ पे, 175। तो क्या बनेगा, 27,800 586,175 इंटू 1/1000। देखिए तो इससे क्या हुआ कि ये एक एमएलए की, आंध्र प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू इतनी है। अब अरुणाचल प्रदेश छोटा प्रदेश है, पॉपुलेशन भी छोटी और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी छोटी, तो इसलिए उनके एक एमएलए का वोट की वैल्यू कम हो गई। सबसे ज़्यादा वोट की वैल्यू किसकी है, तो यूपी की है भाई, सबसे ज़्यादा सीटें देता है वो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सीटें वो देते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू भी होती है। ये तो समझ में आ ही गया होगा, जैसे उनकी वैल्यू होती है 208 और सबसे कम आपके सामने अरुणाचल प्रदेश की है ही। तो ये समझ में आया कि हर, देखिए अब बिहार में एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, 173। यानी जब यूपी का एक एमएलए वोट करेगा किसी के फेवर में तो उसको 208 जो है पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन जब कोई बिहार का एक एमएलए वोट करेगा तो उसको 173, और अरुणाचल का कोई एमएलए वोट करेगा तो उसको मात्र 8 वोट मिलेंगे, सॉरी 8 पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं तो
ऐसे टोटल कितने एमएलएज हैं पूरे भारत में? तो अगर आप इस चीज़ का टोटल नंबर करेंगे, नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स का जो इलेक्टेड है, तो उनका नंबर आता है 4120। और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जिनका चयन, जो नॉमिनेटेड नहीं है, ठीक है, जो नामांकित नहीं है, जो चयनित हैं, उनका टोटल नंबर कितना है? 776 इलेक्टेड मेंबर्स का, लोकसभा प्लस राज्यसभा मिला के। तो अब इन्हीं लोगों को वोट करना है। अब हमारा संविधान ये कहता है कि भाई, क्योंकि हमारा देश जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को तवज्जो देता है, तो कहता है कि दोनों के वोट्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है कि 4120 लोग की वैल्यू मिलाओगे आप हर सारे वोटों की, तो वो जो भी वैल्यू आएगी, उतनी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? 776 जो है हमारे एमपीज़ की। तो यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका है, भाई वैल्यू बराबर होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा मतलब, लेकिन इनके बीच में, स्टेट्स के बीच में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जो बंदा ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा है। ये समझ लीजिए, आंध्र प्रदेश का एक एमएलए जो है वो ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसकी उसकी बात को ज़्यादा सुना जा रहा है। किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। तो अब ये चीज़ तो हमें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में दोनों की बात सुनी जाती है, एमएलएस की बात भी सुनी जाती है और एमपीज़ की बात भी सुनी जाती है। अब आते हैं नीचे। देखिए, अब हमने एमएलएस की वैल्यू तो निकाल ली कि भाई एमएलए की वैल्यू कितनी होती है, वो हमने देख लिया। अब आते हैं एमपीज़ की। भाई एमपीज़ में क्या होता है? तो देखिए, अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये यहाँ पे आपको एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि टोटल एमएलएस जितने भी हैं ना, उनके सारे टोटल जो वोट्स होते हैं उसकी वैल्यू होती है 5,49,408। ठीक है, तो इसका मतलब 776 एमएलएस की वैल्यू भी इतनी ही होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि दोनों की वैल्यू बराबर रहती है। तो एक एमएलए की वैल्यू कितनी होगी? एक एमएलए की वैल्यू होगी टोटल जो वैल्यू थी, यानी 5,49,408 डिवाइडेड बाय 776, यानी एक एमएलए की वोट वैल्यू की 708। और यहाँ पे जो एमएलए थे उनकी मिनिमम वैल्यू 7 से 208 के बीच में रहती है। ठीक है, इतना अब हमें समझ में आ गया। तो टोटल अगर आप देख लेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ वोट्स की जो कि इलेक्शंस में यूज़ होते हैं। अब प्रोसेस क्या है? मैंने आपको बताया कि ये लोग मिलके जो है वोटिंग करते हैं, और मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो उनमें उन लोगों को चूज़ करते हैं। चूज़ कैसे करते हैं? तो वो होता है इलेक्टोरल कोटा के बेसिस पे। इलेक्टोरल कोटा का मतलब ये है, फॉर्मूला देखिए पहले, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कि डाले गए, वैलिड, इनवैलिड नहीं, वैलिड, डिवाइड में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी इलेक्टेड +1, और फिर यहाँ पे +1। ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए चार चार बंदे हैं जिनको वोट करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने चूज़ करने हैं? हमें तो एक ही प्रेसिडेंट चाहिए, तो 1+1 हो गया, +1 हो गया यहाँ पे, और टोटल वैल्यू जो है होगी वो हम अभी बता देंगे। तो इलेक्टोरल कोटा का फॉर्मूला आपका ये हो गया प्रेसिडेंट के केस में, क्योंकि नंबर कितना है जो हमें चूज़ करना है, एक ही प्रेसिडेंट चूज़ करना है, एक से ज़्यादा चूज़ करना नहीं है, तो टोटल वैल्यू। अब इस प्रोसेस को समझना है ना, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए 8 लोग वोट करते हैं और हर वोट करने वाले की वैल्यू 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो अगर 8 लोगों के इस इलेक्शन को हम अगर प्रोसेस कराएंगे, तो किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेसिडेंट बनना है तो उसको टोटल कितने वोट्स चाहिए होंगे? इलेक्टोरल कोटा कितना है? टोटल वोट्स चाहिए 8/2, यानी 4 + 1 5। मतलब अगर उसके 5 लोग उसके फेवर में होंगे तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। समझ रहे हैं? वो प्रेसिडेंट कैसे बनता है वो अब हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे एक जो टर्म है ना, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आप, अगर मैं आपको बताऊँ, ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ABC यह इलेक्शन में खड़े होते हैं, नॉर्मल इलेक्शन जैसे आपके हमारे यहाँ होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के। मान लीजिए कुछ लोगों ने 50 वोट A को पड़ गए, 20 वोट B को पड़ गए, और C को मान लीजिए 10 वोट पड़ गए, टोटल 80 वोट से। तो कौन जीत गया? A जीत गया, A को 50 वोट पड़े। लेकिन B और C को जो वोट्स मिले थे वो तो वेस्ट हो गए, क्योंकि उनको तो कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन
इस सिस्टम में जब हम प्रेसिडेंट की से बात करते हैं इलेक्शन में, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं, हम डायरेक्टली तो चूज़ कर नहीं रहे अपने प्रेसिडेंट को, तो इसमें एक तरीका यूज़ किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। इसका मतलब ये है कि बी और सी के जो वोट्स हैं ना, उनको भी मौका मिलेगा अपने अपने प्रेसिडेंट को चूज़ करने का मौका इस तरीके से मिलेगा कि इनके वोट्स भी किसी न किसी तरीके से काम आएंगे। कैसे आएंगे वो समझ लेते हैं। अब यहाँ देखिए, हर व्यक्ति को ना एक शीट मिलती है। मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो हर एक व्यक्ति को एक शीट मिलेगी इस तरीके की, जहाँ उसमें सबके नाम होंगे। अब इस एग्जाम्पल को हम आगे लेके चलते हैं, जो हमने पिछले समझा था कि भाई टोटल 8 लोग वोट करने वाले थे, हर वोट की वैल्यू 1 थी। तो टोटल हमें कितना चाहिए, 8/2 4 + 1 5, मतलब जिस व्यक्ति को 5 लोगों का सपोर्ट मिल जाएगा वो भारत का प्रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इलेक्टोरल कोटा कितना हो गया, 5, मतलब जो भी इस जादुई नंबर को छू देगा वो भारत का प्रेसिडेंट। अब ये समझ लीजिए, ये यहाँ अलग अलग व्यक्ति हैं। मान अगर हम सहूलियत के लिए लेते हैं तो ABC नाम देना तो सही नहीं होगा, तो इनको नाम दे दीजिए राम, श्याम, दीपक, रवि और अंकुर, विजय। महिला का नाम भी दे देते हैं, मान लीजिए निशा, और यहाँ नाम दे दीजिए आप सोहिता। अब राम, श्याम, दीपक, जो है रवि, अंकुर, विजय, निशा और सोहिता, इन सब ने कहा कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए लोगों को वोट करेंगे। तो अब इन सब को एक ऐसी शीट मिली और जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके नाम उसमें लिखे हुए हैं। तो इनको कहा गया कि आप सबसे पहले वो बताइए, अब इसमें अपनी प्रेफरेंस को बताइए। मतलब ये मत बताइए कि आप किसको वोट कर रहे हैं एक सिर्फ एक नंबर से, आप बताइए कि सबसे पहले आप किसको चाहते हैं, उसके बाद किसको चाहते हैं, उसके बाद किसको चाहते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये कि मान लीजिए राम ने कहा कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि डी बन जाए। अगर डी किसी कारणवश डी को ये जादुई आंकड़ा नहीं मिलता तो कौन बने, फिर मैं कहता है मैं बी बनूँ। ठीक है, कहता अगर ये बात हुई कि भाई बी को भी नहीं मिला तो उसने कहा ठीक है फिर आप सी को बना दो, और अगर सी को बिना तो आखिरी में चॉइस मेरी ए है। तो सबसे ये पूछा गया, अब हमें समझ में आ गया। अब जो भी इलेक्शन करा रहा है, इस केस में इलेक्शन कमीशन करा रहा है, उसने कहा कि ठीक है भाई सबसे पहले सबकी जो फर्स्ट नंबर की प्रेफरेंस जो है ना, जिसको उसको काउंट करो, और अगर वो 5 मिल चुके हैं उसको तो वो हमारा प्रेसिडेंट होगा। तो आइए देखिए, हमने राम की कैलकुलेट की तो डी, श्याम की तो सी, दीपक की तो बी, तो बी जो है रवि का भी बी, तो बी को तो 2 मिल गए। इसके बाद हमने देखा तो जो है सी को भी 2 मिल गए। फिर निशा ने भी बी को दे तो बी को 3 मिल गए और ए को 1 मिला, लेकिन किसी को भी 5 नहीं मिला। अब समझने वाली बात यह है कि बी को 3 मिले, ए को 2 मिला, सी को 2 मिला और डी को 1 मिला। तो अब प्रक्रिया ये कहती है, और ये सारी प्रक्रिया कहाँ लिखी है, आर्टिकल 55 में मेंशन है ये। तो अब अगला स्टेप ये कहता है कि भाई ठीक है, सबसे कम वोट जिसको मिले थे ना उसका पर्चा निकालो। तो सबसे कम वोट मिले थे किसको, डी को, क्योंकि उसको एक ही वोट मिला था। तो डी को वोट डी के लिए किसने वोट कहा था, राम ने, तो राम का पर्चा निकाला गया। ठीक है, अब राम को बोला गया कि राम भाई साहब आपका जो डी कैंडिडेट है ना वो तो नहीं होगा क्योंकि उसको वोट सबसे कम मिल रहे हैं पहली पहली वोटिंग में। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो आप एक काम करो, जो मेरा वोट है मेरी सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफ़र कर दो। तो इसका मतलब बी बी के पास ऑलरेडी पहले से 3 थे, अब उनको एक वोट राम का और मिल गया, तो अब उनके हो गए 4 वोट। ठीक है, तो अब देखिए बी को 2 वोट तो पहले से थे ही ए के पास, बी को डी का वोट मिल गया, तो अब उनके पास हो गए 4 वोट, और अभी भी सी के पास है 2 वोट। अब फिर से चेक किया गया कि भाई किसी को 5 मिला ट्रांसफ़र करने के बाद, तो राम का वोट जब जो है चला गया था बी को तो भी देखा गया, तो ए को अभी भी 2 मिले, बी को अभी भी 4 मिले और सी को अभी भी 2 मिले, तो किसी को 5 नहीं मिला। तो अब कहा गया आप किसको कम करें, तो मान लीजिए सबसे कम वाला जिसके फिर से सबसे कम होंगे उसको उसको हटाया जाएगा। तो अब हमारे एग्जाम्पल में तो दोनों को ही 2-2 मिले, तो हम मान लीजिए हम सी को हटा देते हैं। तो सी को जो है किसने चूज़ किया हुआ है, तो सी को अगर हम आपको याद होगा तो यहाँ पे श्याम ने चूज़ किया था और यहाँ पे विजय ने चूज़ किया था। ठीक है, तो इनसे कहा गया भाई साहब आप लोगों ने सी को अपना सबसे बड़ा उम्मीदवार माना था, लेकिन
सी को सबसे कम वोट मिले हैं दूसरे दूसरे चरण में। तो आप एक काम करिए, हम सी को तो नहीं बना सकते, अब हम क्या करें? तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप सी को नहीं बना सकते तो आप एक काम करिए, हमारी जो दूसरी प्रेफरेंस है, जो हमारी दूसरी चॉइस थी, हमारा वोट उसको दे दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो इसका इसमें क्या हो रहा है कि जिन लोगों के कैंडिडेट नहीं बन पा रहे उनका वोट वेस्ट नहीं हो रहा, उनकी जो नेक्स्ट प्रेफरेंस है उसको मौका मिल रहा है। तो अब बी ने कहा ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सेकंड प्रेफरेंस जो है बी, आप उसको हमारा वोट दे दीजिए। और यहाँ भी वही हुआ कि बी को जो है 2 वोट विजय ने भी दे दिया। तो अब उसको बी को कितने मिल गए? तो बी ऑलरेडी पहले से 4 पे था, ये जो 2 सी वाले थे, ये सी कैंसिल हो गया और ये 2 वोट किसको शिफ्ट हो गए? बी को, यानी अब बी को मिल गए 6 वोट। अब देखिए कमाल की चीज़, हमें चाहिए थे कितने? 5, बी को मिल गए 6। इसका मतलब भारत का नया प्रेसिडेंट कौन हो गया? वो हो गया बी। बी ने जो है जश्न मना लिया। अब राष्ट्रपति भवन में कौन बैठेगा? बी बैठेगा। अभी समझना क्यों ज़रूरी था? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि लोगों के, देखिए सबसे पहली बात, देखिए राम का जो वोट था वो सबसे पहले डी को था, लेकिन जब डी नहीं बन पाया तो क्या उसके पूरे के पूरे पर्चे को खारिज कर दिया गया? नहीं, उसको कहा गया कि ठीक है, आपका पहला जो आपकी पसंद था उसको नहीं माना गया, लेकिन आपकी जो दूसरी पसंद है हम उसका, आपका वोट उसको दे देंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें वोट्स का वेस्टेज नहीं होता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि भाई भारत के जो प्रेसिडेंट है उनको चूज़ करने का तरीका क्या है, तसल्ली से। आर्टिकल 55 में मेंशन है, ये 55 में। अब जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनको कितने साल तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे ये भी ज़रूरी है। तो जिस तारीख को वो प्रेसिडेंट बने हैं, जिस तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, उस तारीख से आने वाले 5 साल तक वो भारत के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई वो भारत के प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहते, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? वो रेजिग्नेशन देंगे भारत के उपराष्ट्रपति को। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है उनको। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट ने भारत के संविधान का उल्लंघन कर दिया हो। कई परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, आज तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकती हैं। तो उनको हटाने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं इंग्लिश में इम्पीचमेंट। वो तरीका कहाँ मेंशन्ड है? आर्टिकल 61 में। पढ़ेंगे इसको एक वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं या फिर देरी हो रही है, तो भी प्रेसिडेंट जो है अपने 5 साल पूरे होने पे रिज़ाइन नहीं करते, वो एक्सटेंड होता है। तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जो पद है, वो खाली नहीं रहना चाहिए, उसमें कोई ना कोई व्यक्ति विराजमान होना चाहिए। ठीक है, अब जो भी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट, मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट को रिज़ाइन करना है, उनकी कुछ कारण है, तो वो किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को देंगे। और फिर उपराष्ट्रपति जो है वो किसको बताएंगे? भारत में जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको बताएंगे। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का काम है। आर्टिकल 57 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पहले से ही राष्ट्रपति है, तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। इसका मतलब ये है कि समझ लीजिए कि अगर रामनाथ कोविंद साहब चाहें तो वो दोबारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हमारा संविधान इसकी पूरी इजाज़त उनको देता है आर्टिकल 57 में। और 59 जो है ना, वो कुछ कंडीशंस भी देता है कि भाई अगर आप प्रेसिडेंट बन रहे हैं भारत के, तो कुछ आप पे लिमिटेशन भी है। ये है कि अगर आप भारत के प्रेसिडेंट बन गए तो आप भारत के सदन के मेंबर नहीं बनेंगे, ना आप लोकसभा के सदस्य रहेंगे, ना राज्यसभा के सदस्य रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, जो पद है, वो एक संवैधानिक पद है और वहाँ पे आप जो है आपको निष्पक्षता से काम करना है। आप पार्टीवाद और ये सब नहीं कर सकते। और जिस दिन आप, जैसे ही आप प्रेसिडेंट बनते हैं, ये मान लिया जाता है कि आपने वो जो सीट थी आपके पास किसी एमएलए की या एमपी की, वो आपने छोड़ दी है। इसके बाद कहता है कि भाई इसके अलावा आप कोई और पद नहीं पे काबिज हो सकते जिससे आपको सैलरी मिल रही हो। ठीक है, और भारत के प्रेसिडेंट को एक्चुअली में राष्ट्रपति, हमको पता है राष्ट्रपति भवन मिलता है रहने के लिए, और उनको सैलरीज मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, वो तो सबको पता ही है। और वो अलाउंसेस कहाँ मेंशन है? मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में सबकी सैलरीज मेंशन है, जजेस की, चीफ जस्टिस की, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, सब कुछ मेंशन है। और एक बात और जान लीजिए, प्रेसिडेंट की जो सैलरी, मान लीजिए रामनाथ कोविंद साहब 1 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने, उस समय उनके प्रेसिडेंट की सैलरी जो डिसाइडेड थी वो थी 3 लाख रुपए। ये सब मनगढ़ंत है। ठीक है, मान लीजिए, इसलिए करो, मान लीजिए। अब लेकिन हम गवर्नमेंट कहे कि भाई इनकी सैलरी को हटा के 2 लाख कर दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस टर्म पे वो, जिस समय वो बने, जो टर्म्स उस समय थी, जो शर्तें थी, वो लागू रहेंगी, वो उसमें चेंज नहीं कर सकते, उनमें उनको कम नहीं कर सकते। तो उनकी सैलरीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बढ़ाई जा सकती है लेकिन कम नहीं की जा सकती। ठीक है,
आर्टिकल 61 मैंने अभी आपको बताया कि इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को हटाने का जो तरीका है वो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल वीडियो पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। और आर्टिकल 62 कहता है कि टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल द वैकेंसी, मतलब अगर कोई वैकेंसी बनी है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, जो भी कंडीशंस हो कि देखिए एक कंडीशन तो ये होगी कि प्रेसिडेंट का टर्म ही एक्सपायर हो गया, मतलब 5 साल उनके पूरे हो गए, तो उससे पहले इलेक्शन करा के जो है प्रेसिडेंट को चूज़ करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि प्रेसिडेंट की मृत्यु हो जाए, या फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, या फिर उनको हटा दिया जाए। समझ में आ रहा है? अब तो उस केस में ये होता है कि भाई 6 महीने के अंदर ही जो है जिस दिन से खाली हुआ है पद, आपको जो है वहाँ पे क्या करना होगा, वैकेंसी बनेगी और वहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये बहुत ज़रूरी है, तो 6 महीने के अंदर आपको वो काम करना ही है। अब तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है भारत के प्रेसिडेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट संवैधानिक पद है। और इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में, क्योंकि हमें अभी डिस्कस करना है प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और क्या वो असली में उनकी पावर्स हैं या फिर सिर्फ नाम की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।